हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 26 जून 2011 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे कहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशन आकृतियों को 3 आयामी मतलब कि 3D वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। तो विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं। संकल्पना मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट खोज रहे हैं। परावर्तन, पाश, दशमलव और गुणन। ठीक है, जब भी 2D से 3D में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं पाश। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, कोई मान लेते हैं क्या है, कोई स्क्वायर है, अभी उसकी साइड मान लेते हैं 100। ठीक है, तो सभी 100 होंगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, साइड का स्क्वायर है भुजा की पावर 2, तो 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000। ठीक है, फिर उसने कहा कि इसको 20% और 40% घटा दी, तो इसको 20% घटाया तो 20% घटाने का मतलब कितना हो गया, वो 80, और इसको 40% घटा दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20% घटाया इसको तो ये हो गया कितना 80, और इसको 40% घटा दिया तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, तो इसकी अभी क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब 60 इंटू 80 इजिकल टू 4,800, 4800। ठीक है, जो भी यूनिट होगी मीटर सेंटीमीटर वो तुमने माना है सिर्फ उसको। तो बताना कि प्रतिशत में कितना चेंज हुआ। ठीक है, पहले 10,000 था फिर 4,800 हो गया तो कम हुआ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, यही पूछा है कितना प्रतिशत घट गया, तो निकालें कितना प्रतिशत घट गया, तो 10,000 माइनस 4,800 ये चेंज हुआ अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 10,000 के रेस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में, इंटू परसेंट के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 1 2 1 2 2 से 2 0, 10,000 में से माइनस करेंगे 4,800 तो कितना बचेगा 5,200 अपॉन नीचे 100, तो 1 2 1 2 तो कितना आ जाएगा 52%, और जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कम हो जाएगा। 52 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, या तो आप इसको याद होना चाहिए या आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से निकालें इसका क्षेत्रफल कैसे कि ये इसका हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई जो बताई है उसका अनुपात जो पूछा है, तो एरिया हम किसी भी तरीके से निकालें, एरिया तो सेम ही रहने वाला है, तो इजिकल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर a इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर h। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 a इजिकल टू h। ठीक है, तो भुजा और इसका पूछा है ऊंचाई का, तो भुजा इसको भुजा क्या a और ऊंचाई को नीचे ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड में इजिकल टू 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, सॉरी √3। तो भुजा और ऊंचाई का रेशो कितना आएगा 2/√3, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इतना इजिकल टू x तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो 547.527 अपॉन 0.0082। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x के। तो बस हमें पॉइंट हटा के बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे कितने आ जाएंगे 3 0 मतलब 1000, और ऊपर नीचे कितने 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 4 0 मतलब 10,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना बचा 547 और नीचे कितना बचा 82 इजिकल टू x। अब यहाँ एक कितना बचा 10 बचा, इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x/10, x/10 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कागज मोड़ने की गतिविधि के साथ एक शिक्षक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंध का चित्रण करने की कोशिश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरणों के रूपांतरण का सबसे अच्छा चित्रण करता है। ठीक है, जो कागज मोड़ने के की हेल्प से एक्टिविटी से हमें क्या करना है, मतलब शिक्षक ने जो क्या है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में रिलेशन बताया है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन किस में होगा। अगर फर्स्ट में देखें
तो फर्स्ट में यहाँ सिर्फ समांतर चतुर्भुज उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ त्रिभुज की तो कोई बात ही नहीं गई, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड अगर देखें जाए तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज इन्होंने परपेंडिकुलर डाल दिया, एक त्रिभुज बन गया, एक दूसरे तरीके से त्रिभुज बना लिया, लेकिन यहाँ कोई भी इनसे रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड केस में समांतर चतुर्भुज उसको डायगोनली कट किया या फोल्ड कर दिया, तो अब वो कैसा हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जो त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसमें से दो इक्वल ट्राइंगल बन सकते हैं। तो जो उन दो ट्राइंगल का एरिया होगा वही उन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो किसके बराबर होगा, वो समांतर चतुर्भुज के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में भी त्रिभुज बनाए हैं लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बता थर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि वो जो दो त्रिभुज बनेंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरह की तरफ तो कैसा होगा, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिससे इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पता चल रहा है। नेक्स्ट, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं होगा। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, नहीं, ठीक है। यहाँ सामाजिक आर्थिक की भी कोई बात नहीं गई है। सी, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, ठीक है। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। डी भी नहीं होगा कि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में पी क्यू इजिकल टू एस क्यू इजिकल टू एस आर, पी क्यू पी एस ये और एस क्यू ये और एस आर ये, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो एंगल एस पी क्यू इजिकल टू 54, एस पी क्यू इजिकल टू 54, तो एंगल एक्स का मान, ठीक है, एंगल एक्स मतलब इस वाले का मान बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ 54 दिया है, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ हम देखें ये त्रिभुज पी एस क्यू में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, पी एस और एस क्यू बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। मतलब ये 54 है तो ये भी कितना होगा, 54, ठीक है। और ये एंगल एक्स है, ठीक है, ये इस वाले त्रिभुज में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्स हो गए। अब इसमें दोनों त्रिभुज में एक वो एंगल बच रहा है, एक तो इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 और 54 ये कितने हो जाएंगे, 108, और तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 108 माइनस कर देंगे तो 72 बचेगा। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, और इस वाले की कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 2x, ठीक है, एक्स और एक्स 2x हो गया, और 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 2x। अब ये पॉइंट S पर, ठीक है, ये कितना है, 180 माइनस 2x, और ये कितना है, 72, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम जो कितना होगा, 180 होगा। तो 72 प्लस 180 माइनस 2x इजिकल टू 180, ठीक है, क्योंकि इस एक लाइन पर है और एक लाइन पर कितना एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, मतलब कि 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल, 72, 2x उधर चला जाएगा प्लस में, 2 से 72 कैंसिल करेंगे 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं, इसको क्या किया था हमने, ठीक है। पहले इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, पहले नीचे वाले त्रिभुज में ये एंगल कितना था, 54, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और ये दो साइड बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये भी 54 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों 54 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितने हैं, 54 मतलब इनको ऐड करेंगे तो 108, और 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, या 180 में से माइनस कर देंगे 108 को, तो कितना बचेगा, ये 72, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल है 1, 2 ये भी आपस में बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो x, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना चाहिए, 180, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब कि 180
माइनस 2x। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर एस पॉइंट पर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, मतलब ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 का। अगर ये 180 बनेगा तो 72 प्लस 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल, 72 इधर रहेगा, 2x दूसरी तरफ चल जाएगा प्लस में, तो फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ जाएगी, 36। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 57.12% की तुल्य भिन्न है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेशन में बताया तो 57.12%। ठीक है, परसेंटेज के लिए परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, फिर पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 100 आ जाएगा। ठीक है तो अब इससे क्या ये आ गया 5712 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हम इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 25 टाइम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 117, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 8 जा 32। ठीक है, फिर एक बार और 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 टाइम्स 4 से 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20, 2 4 7 जा, तो ये कितना आ जाएगा 357, और 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब कितना हो जाएगा 625, या 25 का स्क्वायर हो गया तो उसका स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 357 अपॉन 625 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रम से हैं लगातार, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से आते हैं क्रम से, ऑर्डर से, इस तरीके से ये सभी, मतलब इसके बाद ये वाला नंबर आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्या कि कोई भी नंबर मान लीजिए x, ठीक है, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो इवन है तो उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इवन में, तो कैसा नंबर आएगा, इवन ही आएगा। या अगर ये नंबर ऑड है, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। मतलब x में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो x कैसा भी हो इवन नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो चारों नंबर में -13, -11, -9, -7 हर बार एक एक नया ऑड नंबर माइनस कर दिया। तो -13 किया मतलब इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे कि इवन कोई 10 मान लेते हैं, उसमें से ऑड नंबर मान लिया कोई 3, तो क्या आ जाता है 7, 7 मतलब ही ऑड। तो इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, 2x इवन है सभी में और उसमें से हर बार ऑड नंबर माइनस किया जा रहा है तो ऑड नंबर ही आ रहा है, तो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगी, वो विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अमीना माचिस की तिल्लियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक एल जोड़ती है। ठीक है, तो पहला एक एल, फिर 2 एल, 3 एल, इस तरीके से वो करती जाती है। तो दूसरी तरफ अप्पू एक तालिका बनाता है। ठीक है, तालिका मतलब टेबल बनाता है, जिसमें एल की संख्या 1 2 3 इस तरीके से, और माचिस की तिल्लियों की संख्या 1 में 2 है, 2 में 4, 3 में 6। ठीक है, अगर पिक्चर में भी देखें तो 1 में 1 2 और 2 में 1 2 3 4, 3 में 6 सही इस तरीके से चल रही हैं। तो इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है। ठीक है, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं वो बताना है। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तिल्लियां चाहिए, जबकि अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। ठीक है, तिल्लियों की बात नहीं, यहाँ तो सीखने की बात है, तो ये तो नहीं हो सकता। अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात सही हो जाएगी, दोनों सामान्यीकरण मतलब जर्नलाइजेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। ठीक है, पैटर्न को देख नहीं पाएगा, जब देख नहीं पाएगा तो वो सही कैसे टेबल बनाता है, वो देख पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है एटलीस्ट वो, तभी तो वो कर पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। ठीक है, यहाँ खेलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ सीखने की बात हो रही है गणित की पैटर्न की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगी, दोनों जनरलाइजेशन की तरफ, सामान्यीकरण की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है और निचले भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। तो मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। ठीक है, छायांकित मतलब शेडेड, 1 2 3 4 इनका शेडेड का मैं फ्रैक्शन बताना है। तो पहले एक पूरा आयत था। ठीक है, एक आयत था, अब एक को पहले 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो एक को 2 बराबर भागों में बांट दिया मतलब हाफ हाफ हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाले पार्ट को क्या करा 3 भागों में, तो 1 2 3, 3 में से कितने 1 और 2, 2 पार्ट छायांकित मतलब शेडेड है, तो पहला वाला मान लेते हैं ऊपर वाला फर्स्ट,
नीचे वाला सेकंड, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट, 1 2 3, 3 पार्ट था इसका, 3 में से 2 शेडेड है, ठीक है। और दूसरे वाले में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 4 में से 2 शेडेड है। तो टोटल पार्ट 4 थे, 4 में से 2 शेडेड हो गए, ठीक है। तो प्लस कर दीजिए, हाफ हो जाएगा ये भी। तो 2/6 प्लस 1/4, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 2 जा 4, 4 3 जा 3, तो 4 और 3 7/12, ठीक है। तो छायांकित भाग कितना है 7/12, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है वो बताना है। गणनाओं में प्रवीणता की नहीं, ठीक है। सिर्फ गणना करना, प्लस माइनस करना, उससे गणित मतलब वो गणित में यूज होता है, लेकिन उसमें बेहतर नहीं किया जा सकता। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्रबद्ध करने की, ठीक है। चिंतन और तर्कसंगत मतलब लॉजिकल, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। सूत्र याद करने, सूत्र याद करने से मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हल को याद करना, याद तो बिल्कुल भी नहीं करना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रही है, ठीक है। पहले सूत्र बता दिए, सूत्र मतलब नियम या रूल बता दिए, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन या तरीका मतलब उसको सॉल्व करके दिखाया एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये तरीका क्या होता है, पहले नियम से उदाहरण की ओर या क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या होता है, ये होता है निगमन विधि, ठीक है। न से निगमन, न से नियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है। सामान्य मतलब फॉर्मूला जनरलाइजेशन, उसके बाद विशेष मतलब कोई पर्टिकुलर डिजिट्स या वैल्यू लेकर उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए, ठीक है, पुनः ढालते मतलब उसको दोबारा रिसाइज किया, रिसाइकिल, उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी, ठीक है। उसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी, अगर उसका आयतन वही रहता है तो जो लोहे का छड़ है वो कैसी होगी, बेलन की फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में होगी, ठीक है। इसकी हाइट अभी h मान लेते हैं, फर्स्ट h1 मान लेते हैं, चलो। और रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। और रेडियस r, यहाँ अर्धव्यास की बात कर रहा है, डायमीटर की, तो वो मान लेते हैं d डायमीटर है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा पाई, इसको d1 मान लेते हैं, d रहने देते हैं, पाई r²h, ठीक है। तो r की जगह हम क्या लिखते हैं, पाई r d, रेडियस जो होगी वो होती है d/2, मतलब रेडियस का हाफ, डायमीटर का हाफ, तो d/2 का स्क्वायर इंटू h। अब सेकंड केस में क्या होता है, जो रेडियस डायमीटर था उसको कर दिया d/4, ठीक है। आयतन सेम रहेगा पाई, आयतन d, तो d/4, अब d नहीं है उसको 1/4 कर दिया, तो d/4 कर दिया, और ये वाला 2 इसके यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, का स्क्वायर। और हाइट मान लेते हैं h1 थी पहले, इसको मान लेते हैं h2, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी वो बताना है, h2। तो पाई से पाई कैंसिल, इसको फॉर्मूला खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, तो d²/4 इंटू h1, d² और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिए क्योंकि कैंसिल भी करने, तो 4 से 4 कैंसिल, इजिकल टू h2, d² से d² कैंसिल, ये 16 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 16h1 इजिकल टू h2। ये रिलेशन आ गया, जो नई ऊंचाई है वो पुरानी वाली की कितनी हो जाएगी, 16 गुनी, 16 गुनी हो जाएगी। तो मतलब कितना सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी के मूल लंबाई, मूल लंबाई मतलब पहली लंबाई का 16 गुना, जो नई लंबाई है वो अब कितनी होगी, 16 गुनी हो गई, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4/16 माइनस 1/8 इजिकल टू 3/8, 6/7 माइनस 2/9 इजिकल टू 4/2। तो उपयुक्त एक विद्यार्थी के कार्य को दर्शाता है। यदि यह त्रुटि पैटर्न, त्रुटि मतलब ये जो इसमें जो गलतियां की गई हैं वो निरंतर जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो 5/11 माइनस 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर होगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न से इसका क्या आंसर होगा वो बताना है। पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या है, 4/16 माइनस 1/8 को लिखा है 3/8। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो क्या त्रुटि की है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया, मतलब 4 से 1 माइनस करेंगे 3, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, मतलब कि 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। देखते हैं क्या ये सेम पैटर्न आगे भी है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 7 में से 9 माइनस करेंगे, या 9 में से 7 तो 2, ठीक है। मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर दिया 2, शायद माइनस मिस हो गया हो, चलो देखते हैं।
5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, तो 3/4, 3/4 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 का मान है, ठीक है, इसका मान क्या होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं √2, इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो इसको क्या करेंगे √3 प्लस √2 माइनस √3, ठीक है। अब ये देखा जाए तो एक तरीके से 2 प्लस √3 2 माइनस √3 एक दूसरे के कंजुगेट हैं, या तो हम दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लें अलग अलग, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, वैल्यू मत पुट कर दें, 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट निकाल लें और √2 माइनस √3 का स्क्वायर रूट निकाल लें, फिर उनको प्लस कर दें, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि इनको अलग अलग जैसे मतलब सॉल्व करने वाले हैं उस तरीके से सॉल्व कर लें। तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 प्लस √3 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर, b के स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, उसके बाद 2ab, तो 2 इंटू a, ठीक है। तो a कितना है, ये पूरा अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3 और b 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने x माना था, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, इसको हम a की स्क्वायर रूट के अंदर से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, हैं ये दोनों, तो एक में लिख लेंगे, तो 2 प्लस √3 और मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 बाहर अंडर रूट में, a कितना है 2 और b कितना है √3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 √4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √6, ठीक है। एक्स किसको माना था हमने, एक्स माना था रूट इस पूरे को, ठीक है, फिर बाद में उसका होल स्क्वायर कर रहा था। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा, ठीक है। आधार x है, उसके साथ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी आएगा वो किसके बराबर है, वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा x है, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं, तो त्रिभुज का क्या होता है, एक हाफ इंटू बेस, बेस उन्होंने क्वेश्चन में दिया है मतलब आधार x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब जो पूछा है उसमें मान लेते हैं h इज इक्वल टू, और भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी है क्वेश्चन में x दी हुई, x इंटू एक्स, तो एक x से एक x कैंसिल, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h त्रिभुज का शीर्ष लंब मतलब की हाइट कितनी हो जाएगी 2x, 2x मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे 25 को तो ऐसे लिखे रहेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, साफ साफ दिख रहा था इसलिए हमने ऐसा कर लिया। 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पहले प्लस करते हैं 5 प्लस पी प्लस क्यू और फिर माइनस करेंगे 5 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा सही है 5 प्लस पी, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 5 प्लस पी प्लस क्यू और 5 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 33.5% 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो बताना है। तो 33.5 को ऐसे लिख सकते हैं 33.5, ठीक है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं परसेंट, और परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.335, ठीक है। उसके बाद 4/15, और ये तो डेसिमल में दिया ही है 0.35, ठीक है, तो उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसको देखते हैं 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 2 0.2 आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है यहाँ 3 आ रहा है, तो इसे तो ये तो होगा नहीं 0.2 वाला, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा 335 और 0.35, तो 0.35 बड़ा होगा,
0.35 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? क्या नहीं करेगा वो बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? ठीक है, मतलब कि उसको प्रूफ नहीं करता। जो उन्होंने विचार बताए उसको वो रियल में प्रूफ नहीं कर पाते उसकी रियल मीनिंग को। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तकों के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, नहीं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा, ये भी नहीं। ठीक है, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके जो 4 उपागम बताए थे वो उसको अगर सिद्ध कर पाते तो बात सही होती ना। अगर वो सिद्ध नहीं कर पा रहे तो जो उन्होंने बताया और जो उनका रियल मीनिंग है वो उसमें क्या नहीं है, उसमें कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो इसलिए मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। ठीक है, अगर सहसंबंध होता तो वो सही सिद्ध हो जाते। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा? ठीक है, लंबाई मान लेते हैं L और परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन दोनों का अनुपात कितना दिया? 1:3। तो L/2L प्लस बी का जो रेशो दिया है वो कितना दिया है? 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 3L इजिकल टू 2L प्लस 2B। तो 3L माइनस 2L इजिकल टू 2B। तो बचेगा L इजिकल टू 2B। तो L/B इजिकल टू 2:1। ठीक है, या 2/1। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना आ जाएगा? 2:1, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आरोही क्रम में ए बी सी, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर सभी के लिए सही होगा तो कोई भी डिजिट मान सकते हैं। आरोही क्रम में इसको 1 2 3 छोटे डिजिट मान लेते हैं जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो पहले ही चेक करते हैं 3 का सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर करेंगे 9, बी का स्क्वायर करेंगे 4 और ए का स्क्वायर करेंगे 1। तो 9 मतलब सी के स्क्वायर में से ए का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 इजिकल टू 8। और फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि वो बी के बराबर है, तो बी के बराबर तो नहीं है क्योंकि बी का स्क्वायर कितना है 4। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। उसके बाद देखें कि वो जो सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है वो छोटा है बी के स्क्वायर से, नहीं वो बड़ा है क्योंकि बी का स्क्वायर कितना था 4 और ये कितना है 8, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 13। तो 13 किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी? ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर कितना है 1। ठीक है, तो 1 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 8। तो 8 बड़ी है किससे? बी से। बी की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, हाँ तो ये बात सही है कि वो उससे बड़ी है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन वो आरोही क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 1 के डिफरेंस पे लें, कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 2 4 6 ऐसे भी ले सकते हैं, या 2 5 8 भी ले सकते हैं, या 2 4 6 2 5 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आरोही क्रम में होना चाहिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि ए स्टार बी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 5 स्टार 2 मल्टीप्लाई 25 का मान होगा। ठीक है, तो पहले स्टार वाली प्रॉपर्टी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वो क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई है 25 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 29 माइनस 25 फिर 29 प्लस 25। ठीक है, ये बस हमने कैलकुलेशन आसान, मल्टीप्लाई ना दोनों का स्क्वायर ना करना पड़े इसलिए हमने इसको सिंपल वे में कर लिया। तो 29 में तो 25 के 4 और ये कितना हो जाएगा? 29 और 25 के हो जाएगा 54। तो इसका मल्टीप्लाई करते 4 4 16 कैरी 1 4 5 20 और 1 21, तो कितना हो जाएगा? 216। 216 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। ठीक है, इकाई के स्थान की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर बस इकाई का स्थान ही लेंगे। तो एक स्थान है 3, तो 3 की पावर 2003। अगर हम यहाँ देखें 3 की पावर 1 करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आता है यूनिट प्लेस पर 3 का स्क्वायर करें तो 9 और 3 की क्यूब करें तो 27, मतलब कि 7 यूनिट प्लेस पर और 3 की पावर 4 मतलब 81 का मतलब 1 यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर, और 3 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 243, मतलब कि फिर से 3 आ गया मतलब ये, इसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद 7 के बाद 1। ठीक है, तो ये इसी ऑर्डर में चलते रहेंगे। तो बस हमें इसे 4 से डिवाइड कर लेना है इसकी पावर को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर को 4 इंटू 500, तो कितना हो 2000 प्लस 3, तो प्लस 3 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इतनी तो बार रिपीटेशन करेगा 500 बार। ठीक है, 500 बार के बाद जो 3 पावर बचेगी, 3 पहली पावर पर 3 आएगा, दूसरी पर 9, 3 पर 7। ठीक है, तो इसके इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा 7 मतलब ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण घन बनानी है मतलब क्यूब नंबर बनाना है इसको, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 68600। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा, और ये 00 ऐसे ही आ जाएगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 कितना बचा 1, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, अभी भी 0 से हो जाएगा। 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 15। अब 2 से नहीं होगा, अब डायरेक्ट हम 5 से कर लेंगे क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, 5 से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये तो एक पेयर बन गया क्यूब का, तो 2 की तो जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। 8 5 7 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 15, फिर 5 से हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 1, तो 5 3 जा, अब 3 5 से नहीं होगा, 3 43, 7 से हो जाएगा, 7 से कितना होगा, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा। ठीक है, अब 7 के भी यहाँ पर क्या बन गया 3 पेयर। ठीक है, क्यूब रूट बनाने के लिए हर प्राइम नंबर का क्या क्या होना चाहिए, 3 पेयर का एक वो सेट होना चाहिए। ठीक है, 2 का भी है 7 का भी है, लेकिन यहाँ पर 5 के सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। ठीक है, तो 5 में अगर हम एक नंबर की और एक नंबर मतलब एक 5 की और मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो इसमें किसकी गुणा करनी होगी, डी मतलब ऑप्शन 5 की। नेक्स्ट, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। ठीक है, 3 खरीदे और 1 मिल गया फ्री में, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 और कितने का मुफ्त मिल रहा है हमें, 1 का मुफ्त मिल रहा है, तो अपॉन 1 इंटू 100 मतलब परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 5 से कैंसिल करेंगे 100 को तो कितना रहेगा 25%। तो यहाँ 25% की छूट मिल रही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सी पर साइकिल चलाने वाला बी की तरफ साइकिल चला रहा है, ए और बी दोनों के समानांतराली मतलब जिसमें समान अंतर हो आने से पहले उससे सी से कितनी दूर तक साइकिल चलानी होगी। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट पर आना है। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पी ए और पी बी ये दोनों बराबर है। ठीक है, जब तो समानांतराली कहा जाएगा, मान लेते हैं पी ए बराबर पी बी है। ठीक है, समानांतराली का मतलब ये होगा इसमें समान अंतर है। तो हमें यहाँ ये बताना है कि सी से पी तक पहुँचने के लिए सी से कितनी दूर तक साइकिल चलानी होगी। ठीक है, सी से पी तक की डिस्टेंस बतानी होगी, तो सी से पी तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं सी पी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये पूरी मान लेते हैं एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो ये ओ पी कितनी हो जाएगी, पूरी एक्स है और इसमें से 2 माइनस कर दें तो x माइनस 2 हो जाएगी ये वाली, कितनी ओ पी। ठीक है, ओ पी कितनी हो जाएगी x माइनस 2, क्योंकि सी पी एक्स थी पूरी सी से लेके पी तक की, तो सी से लेके ओ तक की हटा देंगे तो ओ पी बचेगी, तो उसमें से x में से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ट्राइंगल ओ ए पी ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ हम ओ ए पी पहले पी बी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितनी है 10 है, तो और 10 और ये कितनी है एक्स सी पी, तो 10 में से x माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो पी बी आ जाएगा। ठीक है, पी बी की वैल्यू आ गई, पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम कहाँ से, इसमें से पाइथागोरस लगा के दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से बस x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो करते हैं इसे,
पी ए इजिकल टू पी बी, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। पी बी कितना था 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी ए का स्क्वायर करते हैं। तो पी ए का स्क्वायर करेंगे, ए पी ए क्या है, अगर इस त्रिभुज में हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। बेस कितना है, बेस है ओपी, ओपी मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ये एपी, एपी जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इसका खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 इंटू एक्स, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 2 जा 20 और 20x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 माइनस 4x इजिकल टू 100 माइनस 20x, ठीक है, 20 इधर आ जाएगा तो 20x माइनस 4x इजिकल टू 100, ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस के 20, 20 में से 4 16x और 100 में से 20 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 पंजे 80 5, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। और वही तो निकालनी थी कि हमें सी से कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो वो सी से हमने पी तक की डिस्टेंस कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो उसे 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए रैखिक समीकरण 1 2 3 में से शिक्षार्थी थर्ड को बीजीय रूप में हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिससे समझ नहीं पाया वह कठिनाई क्षेत्र यह हो सकता है, ठीक है, जिससे जिस चीज़ को वो समझ नहीं पाया या जो चीज़ के लिए कठिनाई थी वो बतानी है हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 6y इजिकल टू 12, 2x प्लस 6y इजिकल टू 8, 5x प्लस 4y इजिकल टू 8, 9x प्लस 4y इजिकल टू 10। थर्ड है 4x प्लस 2y इजिकल टू 1 और 4x प्लस 3y इजिकल टू 1। और तो ऑप्शन देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है, ठीक है, दो समीकरणों को हल किया जा सकता है। अगर ये बात होती तो वो तीनों को सॉल्व कर लेता, तीसरी वाली में कठिनाई फेस क्यों करता है, तो ये तो नहीं हुआ। समीकरणों को ग्राफ विधि से, ठीक है, ग्राफ विधि से करना होता तो तीनों ही समीकरण सॉल्व हो जाती, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन थर्ड में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं कि जो गुणन दोनों समीकरण उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण फर्स्ट में y के कोफिशिएंट सेम था, ठीक है, तो इसीलिए इजीली हम माइनस कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में भी 4y इसके जो कोफिशिएंट था y का वो भी सेम था, ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें थर्ड इक्वेशन में क्या था कि उसके सभी के कोफिशिएंट डिफरेंट थे, तो अगर हमें जैसे 6y प्लस 2y इजिकल टू 1 और 4x प्लस 3y इजिकल टू 1, ठीक है, अगर इसमें किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम x का करें या y का। अगर सपोज करो y का करते हैं तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अगर हम इसमें 3 के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18x प्लस 6y इजिकल टू 3, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 इजिकल टू 2, तो यहाँ क्या होगा y का कोफिशिएंट सेम हो गया, ठीक है। x का करना हो तो किसी और नंबर से करना पड़ेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, एक कोफिशिएंट सेम हो गया तो फिर आगे आसानी से जो समीकरण है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगी। उसने कहा कि दोनों समीकरण उचित संख्याओं, उचित मतलब सही संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। हाँ, तो सही बात है, उसने इसी कठिनाई को फेस किया होगा इसलिए उससे समीकरण सॉल्व नहीं हो पाई। नेक्स्ट, घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था, क्या है कि 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 इजिकल टू 4 की पावर 5, ठीक है, 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 सॉरी 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 इजिकल टू 6 की पावर 8, ये भी ठीक है, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। लेकिन 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 और 3 की पावर 7 इजिकल टू 21 की पावर 10, ठीक है, ये गलत है। तो शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि डैश कैसे किया जाता है। घातांकों का योग और गुणन, योग की तो बात ही नहीं हुई, गुणन की बात हुई है, तो वो तो उसने सही किया पहले और दूसरे में। समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, वो भी ठीक है, समान आधार वाली, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन, ठीक है। तो शिक्षार्थी को क्या समझ नहीं आया, अलग आधार वाली, ठीक है, जब बेस से चेंज हो गया तो उनकी गुणा कैसे करते हैं वो नहीं आता, तो उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके विकर्ण AC को घूर्णन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी आकृति ठोस आकृति बनेगी, ठीक है, कोई वर्ग ABCD इसको डायगोनल AC के रेस्पेक्ट में घुमाया जा रहा है तो कौन सी आकृति बनेगी, तुर्क,
मतलब स्पिंडल, बेलन, समलम चतुर्भुज या शंकु। ठीक है, तो कौन सी बनेगी ये आपको याद रखना है, तुर्क बनेगी स्पिंडल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी हम किसी वर्ग को उसके विकर्ण के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो एक नई आकृति बनती है जिसका नाम होता है तुर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।